नमस्कार, मैं हूं बुधन कुमार। स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। आज हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लेकर के। आज जो है अभी का चुनाव जो है राष्ट्रपति चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे सानू जी के साथ। तो सानू जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि अभी जो वर्तमान में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति जी का, तो उसमें इस बार बहुत ही सरगर्मी देखा जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल बाबा का ज्ञान देखने वाले तमाम दर्शकों को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो देखिए, राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है और उसे चुनने में इस बार जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल जो है वो दमखम से चुनावी रणनीति में आ चुकी है। अब आप इस चीज को इस तरह से समझिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ये चुनाव होते कैसा है। इस चुनाव में लोकसभा से चुने गए जो भी निर्वाचित जो लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, राज्यसभा वाले लोग चुनते हैं, उसके बाद विधान परिषद के लोग नहीं चुनते हैं। उसके बाद देश के तमाम जो राज्य हैं, इंक्लूड पुडुचेरी और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी, और देश के तमाम राज्यों के जो विधानसभा के जितने भी विधायक होते हैं वो अपने अनुसार अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। और उसके बाद देखिए, फॉर्मूला एक होता है कि राज्यों की कुल जनसंख्या बट्टे चुने गए विधायक गुने 1000 से अगर आप गुना भागा कर देते हैं तब आप राष्ट्रपति। उसी से जो है वो राष्ट्रपति का जो होता है वो आप परिकल्पना कर सकते हैं इस सूत्र से। अब इस चीज को समझिए, हमारे देश में लोकसभा का जो सीट है वो है 543। राज्यसभा बिना मनोनीत वाले जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो सदस्य अयोग्य होते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो राज्यसभा में जो सीट है वो है अपने लोगों के पास जो योग्य है 233। और उसके बाद समग्र भारत के विधानसभा का जो आप सीट देखें तो 4120 है, यानी कुल मिलाकर के 4896 विधायक सांसद मिलकर के अपने राष्ट्रपति का जो है वो चयन करेंगे। अब समझिए इस चीज को कि इस बार का जो आपने प्रश्न पूछा कि इस बार का जो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इसमें इतना गहमा गहमी क्यों हो रहा है, आपने यही पूछा। गहमा गहमी का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार एनडीए के पास, यानी नरेंद्र मोदी के पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास उतना वोट ही नहीं पुर रहा है। 2% वोट की कमी है। किसके अपेक्षा? तो विपक्षों की अपेक्षा। इसका कई कारण आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का हार जाना, राजस्थान में हार जाना, इस बार पंजाब में हार जाना, लेकिन कर्नाटक और बंगाल में हार जाना, बिहार में भी सीट बचते बचते बच गई। इसे कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से खींच तान करके सरकार वहाँ पे बना गई है। लेकिन इस 2017 में बीजेपी के पास जो थी, जो 2017 जिसमें चुनाव था, वो बीजेपी शासित इस देश में कितने राज्य थे आपको पता है? 21 राज्य बीजेपी शासित थे, यानी एनडीए गठबंधन से 21 राज्य जो है वो एनडीए गठबंधन के पास था। लेकिन अब 2022 के इलेक्शन में मात्र एनडीए के पास 17 है। तो खुद वाकायदा जो होगा वो इसमें कमी तो आएगी ही। इसीलिए ये चुनाव जो है वो इतना वर्चस्व ले रहा है। कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रहा है, तो कहीं कर्नाटक के उपराष्ट्रपति को खड़े कर रहा है, पूर्व उपराष्ट्रपति को। तो नाना प्रकार के इसमें जो है वो उम्मीदवारों की कवायतें सुनने को मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है सानू जी कि 2017 आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, और 2022 में एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच में जो है सो एनडीए में कितना गिरावट आया है, कितना प्रतिशत वोट परसेंटेज की वोट परसेंटेज जी? एनडीए में 2017 में अगर आप देखें तो 65.65% वोट प्रतिशत था, यानी आपको 50 में से एक यानी 39.6% की आबादी का 44% वोट था किसके पास? एनडीए के पास। अब समय बीतता है, 2022 आती है और इसमें गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है एनडीए गठबंधन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं शिवसेना एनडीए से अलग हो गई, अकाली दल अलग हो गई, तेलुगु देशम अलग हो गई, पीडीपी जिसके साथ बीजेपी ने सरकार भी बनाई
कश्मीर में जा करके इसके साथ भी अपना जो है उनका कुनबा गड़बड़ाया, गठबंधन टूटा। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो विपक्षी खेमा है उसका जो अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो अभी एनडीए के पास जो एनडीए के पास है 2022 में, यानी 50 में से एक कम, यानी 49.6 वोट परसेंटेज है, माफ कीजिएगा, और 44% जो है वो जनता का वोट इनके पास है। ठीक इसी प्रकार अगर आप विपक्षी खेमा में आते हैं तो विपक्ष के पास 48.9, इसके पास कितना है 49.6, यानी 44% है, और इसके पास जो है वो 51% वोट है। किसके पास? विपक्षी के पास। हाँ, विपक्ष, टोटल विपक्ष के पास, इंटायर विपक्ष के पास, चाहे उसमें राजद हो, जो भी हो, यानी इंटायर विपक्ष के पास जो वोट बैंक है वो है 51.1। यानी अगर इन दोनों के बीच में आप अगर अंतर देखते हैं 49 और 51 के बीच में, तो 2% का वोट आता है। और आपको पता ही है कि विपक्ष की और बीजेपी की जो फितरत है वो तोड़ मरोड़ की राजनीति पे वो विश्वास करती है। इसका उदाहरण आप बिहार में देख लें, बंगाल में करते रह गई, बंगाल में नहीं हुआ क्योंकि स्वतंत्र प्रमाण था वहां पे। इसका प्रमाण आप एमपी में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, तमाम जगहों पे देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2% वोट के कारण बीजेपी अपना सबसे बड़ा शिरोधार्य पद को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती है। इसको कौन सपोर्ट करेगी? अब इस समीकरण को समझिए। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे पार्टी हैं जिनका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। इसमें आपको बीजू जो है, बीजू के पास 2.9% वोट है। उसके बाद टीआरएस के पास 2.2 है, और उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के पास जो है वो 4% है। अगर इन तीन खेमों को अगर बीजेपी अपने पास ले आती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो इतनी जो छरपटाहट मची है कि हम बनाएंगे राष्ट्रपति, तो हम बनाएंगे राष्ट्रपति, बीजेपी एनडीए गठबंधन अपना राष्ट्रपति चुन सकती है। क्वेश्चन ये है सानू जी कि इस बार विपक्ष दल को क्यों ऐसा लग रहा है इस बार जो है हम अपना राष्ट्रपति ही बना लेंगे, और इसमें जो है सो नीतीश जी का भी नाम आ रहा है कि नीतीश जी को बनाया जाए, और विपक्ष की तरफ से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि विपक्ष के पास कितना वोट बैंक है, 51 कुछ है। विपक्ष को ये लगता है, अब इस चीज को समझिए, हम और आप बिहार के चैनल हैं, हम और आप बिहार के पत्रकार हैं, तो वाजिब सी सवाल है, बिहार पे हम लोग आक्षेप करेंगे ही। लगातार मीडिया में ये सुर्खी बना रहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार हो रहे थे, आपको याद होगा, उन्हीं के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो जोर से बोल रहे थे कि नहीं, पीएम का जो अगर कोई फेस है, अगर बीजेपी वाले कांग्रेस ये नरेंद्र मोदी के बाद कोई फेस आता है तो नीतीश कुमार आते हैं। अगर कार्यकाल को देखें तो नीतीश कुमार भी इस पद के योग्य हैं। खैर, ये एक उनका बात है। बहरहाल, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। कुछ दिन तक यही चला, और फिर नीतीश कुमार का जो स्वरूप है वो बहुत ही हंसते हैं और कहते हैं कि बुर्बक हैं, इस सब में कुछ नहीं रखा है, हम जो हैं वो हम बस अपना कार्यकाल बहुत आप लोगों के सानिध्य में अपना कार्यकाल किए, अब हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि अब एक ही महत्वाकांक्षा है कि राज्यसभा जाएंगे। ठीक उसी के बाद न्यूज में ये चीज चला कि तमाम जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो आपस में मिल रहे हैं और नीतीश कुमार को अपना फेस दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कांग्रेस एक कहावत है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कांग्रेस का अपना मुंड है और इन विपक्षियों का अपना मुंड है। अगर ये लोग तमाम लोग मिल करके एक अपना उम्मीदवार उतारते हैं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो अगर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को खड़ा करते हैं, इस तरह से करके वो बताएंगे कि वर्तमान समय में यही यहाँ के अभी जो हैं वो विपक्ष के तौर पर विपक्षी खेमा के लिए ये जो हैं वो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। अगर कांग्रेस भी इसमें सपोर्ट कर देती है तब नीतीश कुमार चले जाएंगे, इस बात का मैं दावा कहता हूं। लेकिन कांग्रेस की एक अपनी कुनबा है, अपनी समझ है, पता नहीं वो समझ कहां जाकर के रुकती है और कहां से शुरू होती है। कांग्रेस का भीतरी खाने से आप सूत्र निकालें तो कांग्रेस का मानना है कि नहीं, हम जो है वो खुद से
अपना निकालेंगे। तो इसी से इसका वोट जो भी विपक्ष का वोट बैंक है वो छितिर-बितिर हो जाएगा। कुछ लोग कांग्रेस को वोट को वोट देंगे और कुछ लोग जो है वो संपूर्ण जितने भी बचे हुए जो वर्ग हैं विपक्ष के उनको वो वोट देंगे। अगर कांग्रेस इस तरह से नहीं करती है, अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के एक जमघट बना करके नीतीश कुमार को हम लोग फेस बनाते हैं, तब हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अभी जनसुराज की परिकल्पना हो रही है। उस परिकल्पना में नीतीश बाबू पीके को अपना बागडोर देंगे और जरूर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। इधर एनडीए का कहना है कि हम राष्ट्रपति तो नहीं उपराष्ट्रपति आपको जरूर बना देंगे और इसलिए एनडीए चाह रही है कि जरूर इनका जो है वो जो इनका फेस वैल्यू जो है बिहार में बंद करें, डिक्रीज करें और अखंड राज करें। कहाँ पे? बिहार में बीजेपी अखंड राज करे। अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिना किसी महत्वाकांक्षा से वो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार, अभी तो उनके पास सीट है, अभी तो उनके पास वोट है, अभी तो उनके पास कुर्सी है, वो उस पर आराम से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी दे सकते हैं, लगातार लालू यादव के बेटे से मिल रहे हैं। तत्पश्चात अगर पूरी विपक्ष की खेमा एक हो जाती है, इंक्लूड कांग्रेस भी, तब नीतीश कुमार जरूर जाएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए और पीके को अपने हाथ में देंगे। वो बीजेपी को कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपने पार्टी से मुझे कर लीजिए, क्योंकि आज भी बीजेपी से नीतीश कुमार उतना ही नफरत करते हैं जितना नफरत 2015 में किया करते थे। ये लास्ट क्वेश्चन है सानू जी, किस राज्य का वोट बैंक वैल्यू सबसे अधिक होता है? देखिए, ये इसमें विधायक ही चुने जाते हैं, विधायक ही अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक का जो आपने कहा कि वोट बैंक किससे वैल्यूबल सबके लिए होता है, बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, पंजाब भी, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब सबसे अधिक वैल्यू किस राज्य के विधायकों के पास, या मतलब हाँ सबसे ज़्यादा मूल्य किस? मैं वही बता रहा हूँ, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य मूल्यवान होते हैं। अगर नहीं होंगे तो आज बीजेपी की ये दशा, एनडीए की ये दशा नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि अगर आप भारत के राजनीति में उत्तर प्रदेश पर अपना फतह हासिल कर लेते हैं, झंडा लहरा देते हैं, तो दिल्ली तक जाने का रास्ता अख्तियार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी का है, क्योंकि उसमें एक विधायक के वोट का जो मूल्य है वो 208 है, और सबसे कम सिक्किम का है, जिसे एक विधायक का जो है वो वोट जो है वो 7 पर आता है। और इस चुनाव में ना तो विधान परिषद भाग ले सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो आम चुनाव से नहीं आते हैं, लेकिन आम चुनाव से राज्यसभा के भी लोग नहीं चुने जाते हैं, और विधान परिषद के भी और मनोनीत जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा से, वो भी इस चीज़ को नहीं चुन सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से, इतने जटिल क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से उसका जवाब दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अंत में यही अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये एक जटिल चुनावी प्रक्रिया होती है, इसमें आम लोग भागीदारी नहीं करते हैं और लोगों में जो है वो कस्माकस्की माहौल होती है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे चुनाव होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने बड़ी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के सामने अपने एक खास प्रोग्राम पॉलिटिकल बाबा का जो ज्ञान एक विशेष कार्यक्रम है उसे लेकर के हम आप सभी के बीच उपस्थित थे। हमें लगता है कि तमाम कन्फ्यूजन पे आप मोहर अब लगा सकते हैं कि हाँ, हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।